डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरती जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी किया है। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन का भी इजलास हुआ, जो कि बेनतीजा खत्म हो गया था। देखिए, ये एक आईनी बहरान है जी। और इसको यकीनन जो है वो अदालतें खुद ही तय करेंगी और उन्हें तय करना चाहिए जज साहिबान को। अब यह है कि जो यहिया अफरीदी साहब हैं उनका एक अलग नोट आया है। मैं मुख्तलिफ आज जो है वो माहिरीन कानून को सुन रहा था, लेकिन असल बात यह है कि क्या ये इलेक्शन जो है ये इस्तेकाम लेकर मुल्क में आया, नहीं आया। क्या ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ या नहीं हुआ, और क्या प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन बदतरीन इसमें मैनिपुलेशन हुई या नहीं हुई, ये आम सवाल है। और क्या वो जो इस फैसले में बात है कि अवाम को अपने वोटों का हक मिला या नहीं मिला अपनी राय देने का। फिर दूसरी बात जो है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन का तो रोल जो है वो दरमियान में जो पहले नोट आया था और अभी भी कि भाई उनका तो है कि जो भी अदालत फैसला करे। देखें, जो कानून है ना, किसी भी मुल्क का कानून से ऊपर आइन होता है। मतलब ये जो हम लॉ पास हो गया, ये हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है और फिर उसके नीचे कानून है। कानून बनते हैं, रोज़ कोई दूसरा कानून आ गया, फिर तब्दील हो गए कानून सारे, लेकिन वो जो आइन है वो सबसे ऊपर है। और आइन को आप अगर टच करते हैं और आइन को आप छेड़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो बहुत बड़ा कोई मुल्की मफाद हो, जिसमें आप ये समझें कि इस वक्त रियासत को अपने आइन में नए हालात के लिहाज से, ये 1973 का आइन है, हम 2024 में रहते हैं। और ये बात मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत यानी ऐसी कोई तरामीम या कोई इसमें बातें आई जिसके नतीजे में हम 1973 से निकल के 2024 में आ जाएं, जहाँ पर हमारी आबादी कुछ और है, जहाँ मसाइल कुछ और हैं, जहाँ पे इख्तियारात जो हैं वो क्या सूबे किस तरह से होने चाहिए, क्या फंक्शन। अब बदकिस्मती ये कि जो तरामीम होती हैं वो अपने वक्त के हिसाब से हो जाती हैं। जो उस वक्त बैठी होती है एलीट, और वो ये इंटर एलीट जंगें हैं, इसका पब्लिक के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इंटर एलीट फाइटिंग हो रही है और उसमें अदालतें जो हैं, अब अदालतों को इस बहरान का हल निकालना है, और अगर अदालतें नहीं निकाल पाई तो फिर बड़ी बदकिस्मती होगी। तो अदालतें ही, और ये कोई दुनिया में अच्छा मैसेज भी नहीं जा रहा। और इसको, लेकिन इसमें अच्छा, मैं इसको इसलिए इस तरह से कहूँगा कि अब जो भी कुछ है वो बस हो जाएगा। इससे ज़्यादा ना हम बहरान बर्दाश्त करने के मुतामिल हो सकते हैं, और ना ही हालात ऐसे हैं पूरी दुनिया के कि ये जो है ना सिक्योरिटी क्राइसिस और सोशल अनरेस्ट और इतनी अनसर्टिनिटी पाकिस्तान में पहले ही मौजूद थी। और अब तो जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है, यानी एक बहस चल पड़ी है इस वक्त कि क्या ये वो जो वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं, दो बड़ी जंगें, उनसे पहले जो छोटी जंगें शुरू हो गई थीं मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान, और वो फिर कल्मिनेट हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से मसाइल हल नहीं हुए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दरमियान भी छोटी छोटी जंगें होती रहीं, मुल्क टूटते रहे, बनते रहे, सिस्टम गिर रहे हैं, और वो चूँकि अनफिनिश्ड थी, उसमें कोई यानी कोई फाते नहीं था, और मज़ीद बहरान पैदा कर गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो वो फिर जाके उसके नतीजे में दूसरी जंग अज़ीम जो है वो कंटिन्यूटी है पहली जंग अज़ीम का। और क्या दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो है वो सुकून हो गया? तो वो भी सुकून नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद से लेके अब दुनिया एक ऐसी जगह खड़ी है जहाँ पे रियासतें अपने आप को बचा रही हैं, मुल्क अपने आप को बचा रहे हैं, क्योंकि मतलब ऐसा बहुत कम किसी मुल्क में मैं नहीं समझता कि ऐसा हो रहा है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मैन मेड क्राइसिस है। और ख़ास तौर पे उस वक्त के जबकि प्रॉपर इकॉनमी के चैलेंज हैं, सोशल अनरेस्ट है, सिक्योरिटी इंटरनल एक्सटर्नल, वही जो मैं बातें बार बार कहता रहता हूँ। तो ये तो इसमें अच्छी चीज़ ये है कि ये अब जो भी कुछ होगा वो मतलब उसके बाद मतलब एक कल्मिनेट कर गया ना, अब इससे और क्या होगा।
ठीक है ना। और उस दिन जो जलसा नहीं हुआ लाहौर में तहरीक इंसाफ का, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आ रहा है। मेरा उस दिन सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो ये था कि कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना पेश आ जाए। जलसे भी होते रहेंगे, दुनिया चलती रहेगी, जिसके जितने वोट हैं वो हर एक को पता है, जिसकी जितनी हमायत है वो सब जानते हैं। लेकिन यह है कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई क्राइसिस ना पैदा हो जाए उस दिन। और जो है वो मतलब देखें ना, हालात तो देखें, यानी कल जो वाक़या पेश आया है जिसमें वो डिप्लोमेट्स को आगे जो है वो उनके एस्कॉर्ट कर रही थी पुलिस की गाड़ियाँ, तो उनके ऊपर फायरिंग हुई है और अफसोसनाक वाक़या। तो बड़े सिचुएशन बड़ी अच्छा। अब ये पूरे तो इसको तो देखते हैं कि अभी वो पिटिशन आएगी, वो जाएगी, क्या होता है, कल क्या होता है, कि आगे चलते हैं इसमें। असल बात ये है कि ये इलेक्शन या तो होना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, ना होता तो भी एक बेचैनी थी लोगों में, हुआ तो उसके नतीजे में ये देखें, मैं इसमें ना तो कोई जजमेंट देने का मेरे पास कोई इख्तियार है ना कुछ, लेकिन क्या इससे अवाम की जो राय थी वो सामने आई प्रॉपर अंदाज में, या क्या हुआ उस दिन? या तो होता ही ना, या फिर हुआ था तो वो फिर लोग उससे मुतमईन होते। मतलब जो जीते हैं वो भी, जो हातिम ताई की कहानी, जिसने देखा वो भी रोया, जो नहीं देखा वो भी। तो बात यह है कि जो वो इसमें जो जीता है वो भी परेशान है, जो हारा है वो भी परेशान है। तो ये इस तरह से मुल्क नहीं चलते। तो ये है कि अब जो भी कुछ होगा वो सामने आए। और ये बुनियादी इश्यूज देखें इस वक्त, मतलब अब देखते हैं, मैं इसमें मज़ीद बात इसलिए नहीं करना चाहता कि ये बिल्कुल ये एक मैन मेड क्राइसिस है, और ये जो है ये कोई कुदरती आफात अल्लाह ताला महफूज रखे जो कुछ पूरी दुनिया में इस वक्त हो रहा है। और उसके साथ ही जो आज दूसरी खबर आई है वो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब की जो है उन्होंने उनका ऐलान हुआ है और 30 तारीख से अपना ओहदा संभालेंगे। और बड़ी यानी आप समझें कि किस तरह से बात की जाए, यानी एक होता है ना वो फुल प्लेटर, इतना बड़ा प्लेटर नहीं होता प्रॉब्लम्स का, इश्यूज का, वो उनके सामने, रियासत के सामने है। और जाहिर है वो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ हैं, तो उसमें अब पॉलिटिकल टर्मोइल, सिक्योरिटी थ्रेट्स, इन जो दुनिया भर के मामला, जो सूरत हाल आगे पीछे दाएं बाएं, तो उसमें तो मतलब मुबारकबाद भी हम दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो ये है कि मुकम्मल उनकी कामयाबी के लिए दुआ इसलिए कि वो अगर इन बहरानों से, ज़ाहिर है कि बहुत चैलेंजिंग, बहुत ही चैलेंजिंग, मुझे नहीं याद आता कि इससे पहले जो है इस तरह की कोई सूरत हाल पूरी दुनिया में डेवलप हुई हो जो कि इस वक्त है। यानी वो बाहर के वाक़यात ही बहुत हैं, तो अंदर का टर्मोइल तो एक मैन मेड। तो ये है कि उन दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जो है वो जो अच्छे फ़ैसले वो करें और उस पर अमल दरामद हो और मुल्क इन बहरानों से निकले। और यानी मैंने आपसे कहा ना कि बहुत बड़ा, बहुत बहुत इश्यूज़ हैं, बहुत इश्यूज़ हैं। और उसमें जो है वो अभी पिछले 24 घंटों में देखें, जो एक तो ये है कि AKD को मुबारक हो। अच्छा, अब AKD से कोई जो है वो ये ना समझे कि मैं अकील करीम डैडी साहब को मुबारकबाद दे रहा हूँ, ठीक है, हमारे ज़बरदस्त बिजनेसमैन हैं कराची से, लेकिन उन्हें तो मुबारकबाद मैं नहीं दे रहा। मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ अनूरो कुमारा दिसानी याके को। अब मैं गलत नाम, चूँकि माजरत उनके साथ भी, तो इसीलिए मैं इनको AKD कह रहा हूँ, क्योंकि इनके नाम का जो मुखफ़फ़ है वो जो इनके नाम का जो, तो वो जो है वो AKD ही बनता है। अच्छा, अब इनको जो है वो मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ, और इनको अनूरा कुमारा खाली कह देता हूँ, तीसरा नाम इनका ज़रा मुश्किल है लेना। और ये 55 साल इनकी उम्र है, और इन्होंने जनाब ये श्रीलंका के सदर मुंतखब हुए हैं। तो पहली मुबारकबाद तो ये कि एक हमारा पड़ोसी मुल्क, उसके सदर मुंतखब हुए हैं, ये तो बात हो गई। लेकिन ये है कि इनको मैं रवायती मुबारकबाद नहीं दे रहा, बल्कि मैं इनको
एक गैर रवायती मुबारकबाद दे रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि ये जो हैं ये नेशनल पीपल्स पावर पार्टी, ठीक है, एनपीपी से इनका ताल्लुक है, 55 साल इनकी उम्र है। और इन्होंने जो ज़्यादा मुझे जिस बात की खुशी है, ज़ाती तौर पे बाज़ दफ़ा होता है ना कि आप ज़ाती तौर पे कहते हैं कि यार ये जो है ना ये कुछ कमाल हुआ है। और जो मैं कह रहा हूँ सिस्टम, ये वहाँ का श्रीलंका का पूरा सिस्टम गिर गया है इनके इलेक्ट होने से। पहले राउंड में कोई 45% के करीब लोगों के वोट इनको पड़े, 79% टर्न आउट हुआ है। श्रीलंका में आप दो लोग देखें कैसे निकलते हैं, वोट डालते हैं, पूरा उनको यकीन है। अच्छा, मुकाबला मैं खुश किस बात पे हूँ कि इन्होंने वहाँ का सिस्टम ख़त्म कर दिया, क्योंकि वहाँ जितनी एलीट थी, ठीक है, हर मुल्क में बदमाशी होती है ना, तो वहाँ पे जितनी एलीट थी वो सारी की सारी इनके मद्दे मुकाबले खड़ी थी। और सलाम है श्रीलंका के लोगों को, इस बंदे ने जो है ये कहा कि मैं जो हूँ वो, इसने नारा लगाया कि ये जो करप्ट ख़ानदान इस मुल्क पे हुक्मरानी कर रहे हैं और जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा, वो सारे एक तरफ हो गए। और इनका नारा जो था वो था कि मैं करप्शन को पकड़ूंगा और मैं करप्ट ख़ानदानों की मोनोपोली ख़त्म करूंगा। और जनाब इन्होंने जो है वो सबसे बड़ा, अगर किसी को इन्होंने आप समझें कि धो दिया है किसी शख्सियत को, तो वो है राजा पक्सा, नमल राजा पक्सा। राजा पक्सा फैमिली जो है उसके इन्होंने पूरी की पूरी फैमिली, पूरा का पूरा ख़ानदान जो 1972 से वहाँ पे हुकूमत में है, बल्कि 1970 से ही है, ठीक है। अच्छा, और यानी ये जो महिंद्रा जो कि वज़ीर आज़म उनके रहे हैं, उनके ही बेटे। और राजा पक्सा ख़ानदान जो है ना, उसमें अगर हम देखेंगे 5वीं स्लाइड, उसमें जनाब एक भाई सदर है, दूसरा भाई 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बन रहा है, तीसरा जो है वो बच्चा जो है वज़ीर बन रहा है, वो जनाब चीफ ऑफ स्टाफ बन रहा है वज़ीर आज़म का, चौथा जो है ये नमल भी, ये भी वज़ीर बने हुए थे, एक MP है, एक साहबजादी है प्रीति, वो कोई पता नहीं उनके हस्बैंड कौन सा जनरल लगे हुए हैं लॉ, ये जनाब। अच्छा, ये वो हैं जो ये जो गोताबाया उनके भाई राजा पक्सा, यानी एक भाई सदर है, एक भाई वज़ीर आज़म है, एक बच्चा कुछ है, एक बच्चा कुछ, पूरा ख़ानदान। इन्होंने जनाब वहाँ पर ये वही है जो श्रीलंका को डिफ़ॉल्ट तक ले गए थे और जो वहाँ से फ़रार हुए थे श्रीलंका से, और वहाँ से फ़रार होने के बाद वापस आ गए, इलेक्शन में बच्चे को उतार दिया आगे, ठीक है। तो वहाँ पर दूसरा राउंड जो हुआ उसमें 57% वोट लेके, कि 50% ज़रूरी होते हैं वोट लेना, तो ये जनाब इन्होंने ख़ानदानों को धो दिया, ठीक है। और श्रीलंका के लोगों ने साबित किया कि जनाब ये, और ये मैं आपको बताऊं, ये राजापक्सा फैमिली जो है, अगर मैं आपको सिर्फ 2015 का दिखा दूं ना, ये तो कम, ये 2015 का कोलंबो टेलीग्राफ, ये 15 मई 2015, 5th स्लाइड, उस वक्त ये 18 बिलियन डॉलर्स इनके एक जगह ही ले गए थे। 18 बिलियन जो है डॉलर एक जगह इनकी फैमिली ले गई थी, ठीक है। ये उस वक्त दरमियान में जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे, उन्होंने दुनिया से गुजारिश की थी कि पैसा इनका जो है लूटी हुई दौलत वापस की जाए। तो पता चला एक खलीजी रियासत में 2 बिलियन पड़े हैं, कहीं 8 बिलियन पड़े हैं, कहीं। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि श्रीलंका, ये सिर्फ एक ख़ानदान है एलीट का, एलीट एक एलीट है, ठीक है, एलीट का एक, यानी बच्चे उनके वो है। तो ये टोटल जो इनकी, मैंने पूछा कि यार ये तो 18 बिलियन तो है उसका, तो उन्होंने कहा 18 बिलियन नहीं, अब जो ये भागे यहाँ से जो 2022 में, तो उस वक्त जो है वो इनकी जो दौलत है दुनिया के मुख्तलिफ बैंकों, श्रीलंका आपको पता नहीं डिफ़ॉल्ट और ये सारे इश्यूज़ और IMF के साथ ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं, AKD जो है। लेकिन यह है कि इनकी जो इस ख़ानदान के मुख्तलिफ शख्सियात अलग अलग जो हैं, वो उनमें से किसी के पास 11 बिलियन है, किसी के पास, तो ये टोटल जो जाता है वो बिलियंस भी, तो ये इनके पास, इनके ख़ानदान के पास जो है वो कुछ 70 बिलियन के करीब, 70 बिलियन डॉलर इनका ख़ानदान जो है कम से कम रखता है, मुख्तलिफ बच्चे, उनके भाइयाँ, उनके बहनों, पूरा टब्बर का टब्बर।